हेलो एवरीवन। तो हम लोग बच्चों इस चैप्टर अब तक डायमेंशन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। डायमेंशन के साथ साथ डायमेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कर लिए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस जो पूछे गए वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर को थॉरोली एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डायमेंशन से ही पूछे जा रहे हैं। पिछले 10-12 साल के अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो नीट एग्जामिनेशन में डायमेंशन का ही तरीके से बोलबाला रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी टॉपिक्स को हम लोग नहीं कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग हर चैप्टर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट तो करना ही करना है। बाकी टॉपिक्स को भी पूरे शिद्दत से मन लगा करके वैसे ही कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग जब डायमेंशन से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है एरर्स इन मेज़रमेंट। तो आज लेक्चर नंबर 6 जो इस चैप्टर का है, हम लोग मेज़रमेंट में जो एरर आते हैं उनके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। अभी बस जस्ट एंजॉय करो कि एरर होता क्या है, समझने की कोशिश करो। एक बार इस चीज़ पे अगर पकड़ बन गई कि सीखना इम्पोर्टेंट है ना। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पर फोकस ठीक है होना चाहिए, बट समझना सीखना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार ये अगर पकड़ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस वगैरह अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग जो एरर्स इन मेजरमेंट शुरू करेंगे, आज पहले कुछ बहुत बेसिक बातें करेंगे। एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कितने टाइप के होते हैं, एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, ये सारी बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं लोग एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहले बात, एरर क्या होता है। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में एरर के बारे में एक फर्स्ट इम्प्रेशन है, एग्जैक्टली एरर वही होता है। किसी बच्चे को ये पता है कि एरर का मतलब क्या होता है। तुम कोई भी मेज़र लेने जा रहे हो, कोई भी चीज़ को मेज़र करने जा रहे हो किसी भी तरीके से, उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं दैट इज़ एरर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो मेज़रमेंट किया है, सुना जी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, हमने जो मेज़रमेंट किया है वो मेज़र सही है या गलत है, ये हमें पता कैसे चलेगा। जाहिर सी बात है, मेज़र करने से पहले अगर हमें उस चीज़ की एक वैल्यू पहले से पता है कि यार ये चीज़ इतनी होती है, अब इसको मेज़र करके देखो इतनी आ रही है या नहीं आ रही है। तो एरर जब भी हमको पता करना होगा, पहले हम लोग एक मेज़रमेंट लेंगे, फिर उस मेज़रमेंट को एक गिवन वैल्यू से, जिसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, उससे कंपेयर करते हैं कि भाई कितना डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस ट्रू वैल्यू ये है, लोगों ने इसको बहुत प्रिसाइसली मेज़र कर लिया और ये इसकी वैल्यू अभी इतनी है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। अब हमने उसको खुद मेज़र किया, लोगों ने मेज़र करके बता दिया कि देखो ट्रू वैल्यू ये है। अब हम जब उसको मेज़र करने गए तो मेरी जो मेज़र्ड वैल्यू होगी, या उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कहते हो, फिर उसको हम एक ट्रू वैल्यू से, जो हमको ऑलरेडी पता होनी चाहिए एरर निकालने के लिए, कंपेयर करेंगे। जो में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ एरर। इतनी बात हर एक बच्चे को पता होती है, इससे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि एरर क्या होता है। कोई एक ट्रू वैल्यू किसी चीज़ की और एक मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ एरर। तो अगर हम लोग एरर की बात करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, एरर क्या होता है, तो एरर इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन observed value, or you can also say measured value। मेज़र किया गया या ऑब्जर्व किया गया वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वही एरर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको
ये चीज़ पढ़नी है, समझनी है कि एरर होना, देखो एरर होना कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। हम कोई एक्सपेरिमेंट करें उसमें एरर ना हो, हार्डली ऐसा होगा। द थिंग इज दैट कि वो एरर हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, गलती होगी, इट्स ओके, लेकिन वो गलती पता चल जाए तो फिर दिक्कत नहीं है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर एरर है तो ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात ये है कि वो एरर है मगर हमको पता नहीं है। तो हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि किसी भी मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन में जो एरर आए, लेट इट कम, आने दो, बट हमारा काम ये होगा उस एरर को पता करना, उसको मिनिमाइज करना, जितने हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल ज़ीरो ही कर सकते होंगे, बट जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना उसको रेडिकेट कर सकते हैं, उतना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को इस टॉपिक में पढ़नी है, समझनी है और देखना है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो एरर का सिंपल सा देखो ये मतलब होता है किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू हमें कैसे पता होगी, बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा ट्रू वैल्यू क्या होती है, कैसे हमको पता होगी, नहीं पता होगी तो क्या करेंगे, है ना। हमेशा ट्रू वैल्यू नहीं पता होती किसी चीज़ की, तो जब ट्रू वैल्यू नहीं पता होगी तो उस कंडीशन में एरर कैसे निकले। ऐसा फॉर एग्जांपल ये मार्कर की लेंथ है, ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू है मगर तुमको नहीं पता। मैंने कहा इसकी लेंथ मेज़र करो, तुमने इसकी लेंथ को नाप लिया, नाप के कहा सर ये इतना आ रहा है, इट इज सपोज 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। अब वो लेंथ सही है या गलत है, कितना एरर है, कैसे पता चलेगा। जब तक इस मार्कर की लेंथ की ट्रू वैल्यू हमें ना पता हो, हम एरर कैसे निकालेंगे। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि तुम किसी चीज़ को मेज़र करने जाओ और तुमको ट्रू वैल्यू पहले से पता हो। फॉर एग्जांपल तुमको मार्कर दे दिया मैंने, कहा इसके लेंथ को नापो और एरर बताओ, तुम लेंथ को नाप लिए, आगे 10 सेंटीमीटर। अब वो 10 सेंटीमीटर सही है गलत है, तो कितना गलत है कैसे पता करोगे, जब तक मैं तुमको इस मार्कर की लेंथ की ट्रू वैल्यू नहीं बताऊँ कि देखो ट्रू वैल्यू इतनी है, अब तुम नाप के देखो कितनी वैल्यू आ रही है। तो ट्रू वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरर पता करने के लिए। बट कहीं पर ऐसा भी होगा कि तुमको ट्रू वैल्यू नहीं पता होगी, इस मार्कर के लेंथ को तुमको ट्रू वैल्यू नहीं पता, कैसे निकालोगे एरर। तो ये सब चीज़ों सीखेंगे कि कैसे इसको पता करेंगे और कैसे एरर फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो, बट बिफोर दैट एरर की बात अगर किया जाए तो एरर को हम लोग पहले क्लासीफाई करते हैं कि एरर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम लोग को पढ़नी है दैट इज़ कैटेगरी ए कह सकते हो, दैट इज़ योर सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में समझना। हम लोग कोई मेजरमेंट लेने गए किसी चीज़ की और उसमें एरर आया, सपोज दैट कि उस एरर का हमें रीज़न, कॉज कि किस वजह से वो आ रहा है, उसके पीछे का सोर्स कि कहाँ से वो एरर जनरेट हुआ है, अगर हमें पता है तो उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। दैट इज कि इस एरर में द कॉज इज वेल नोन। एरर आने के पीछे जो कारण है, सोर्स है, जो वजह है, वो हमको पता होगी कि इस वजह से एरर हमारे पास आया है। तो उन सारे एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और चूंकि इसमें हमको रीज़न पता होगा, कॉज पता होगा कि एरर का मेन वजह क्या है, तो जाहिर सी बात है अगर तुमको कोई बीमारी है और वो तुमको बीमारी का रीज़न पता है किस वजह से है, तो जाहिर सी बात है उसका हम बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं कि यार ये चीज़, ये इसके पीछे वजह है, इस वजह को ख़त्म करो, बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो सिमिलरली जो सिस्टमैटिक एरर है, इसका कॉज हमको पता होगा, तो कॉज अगर पता होगा तो इजली देयरफॉर दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, बट अच्छे से इसको हम लोग
मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होंगे जिनके कॉज हमको पता होंगे, रीज़न, सोर्स, जरिया कहाँ से वो आया है वो पता होगा, और बड़े आराम से हम लोग उस रीज़न को हिट करेंगे, वो जो कॉज है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, एंड द एरर कैन बी इजीली मिनिमाइज्ड। तो उनको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर को भी हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं कि उनकी अब इनकी क्या क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैटेगरी हम लोग को जाननी है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर की जो सबसे पहली कैटेगरी होती वो थी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जो नाम है बस वहीं से समझ जाओ। इंस्ट्रूमेंटल एरर, कोई भी मेजरमेंट तुम लेने जाते हो, तुमको एक एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। एक लेंथ को भी नापने जाओगे तुमको स्केल चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसका डिज़ाइन ही गलत तरीके से हुआ है, पुअरली डिज़ाइंड है, उसमें कैलिब्रेशन मार्किंग सही तरीके से नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बात किया जाए, इंस्ट्रूमेंट वह अप टू द मार्क नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कैलिब्रेशन ठीक से नहीं है, मार्किंग ठीक से नहीं है, डिज़ाइन ठीक से नहीं किया गया। इंसान ही तो बनाने वाला है यार, ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंट हमेशा हर चीज़ में परफेक्ट होगा। इंसान ही तो बनाता है इंस्ट्रूमेंट, हो गया तो हो गया गलत, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो इस वजह से जो भी एरर हमारे मेजरमेंट में आएगा उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर के तौर पे नाम देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मैंने थर्मोमीटर यूज़ किया, मेज़र करने गया, देखा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं नापने गया थर्मामीटर से, देखा कि 102 बता रहा है। तो अब 102 कैसे हो गया? तो ये जो मार्किंग है ये उसकी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में 100, मगर मार्किंग वहाँ गलत तरीके से 102 डिग्री लिख दिया। तो कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट का अपना प्रॉब्लम है। तो ये एक किस्म का तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। ठीक है, या फिर हम लोग आगे भी वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी जो ज़ीरो एरर आता है बताऊँगा उसके बाद डिटेल में क्या होता है। तो ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इनमें जो ज़ीरो एरर पढ़ते हो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक एमीटर है, समझो क्या होता है। एक एमीटर करंट मेज़र करने वाला, उसमें करंट का फ्लो हुआ मगर निडल में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो जीरो पर ही पड़ा है। करंट जा रही है, निडल जीरो पर पड़ी हुई है, दैट इज़ अ ज़ीरो एरर। या फिर करंट नहीं जा रही है, निडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो भी ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव नेगेटिव बात करेंगे इसकी। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दे आर नॉट डिज़ाइन अप टू द मार्क। तो ये इस टाइप के जो भी एरर हों, जो होना चाहिए वो न शो करें। करंट नहीं जा रही है फिर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट जा रही है डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सब जो एरर हैं ये सब के सब किस में आएंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही गिने जाएंगे। तो अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जो रीज़न है उसको ठीक कर लो। इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लेकर के आओ। इस एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हम एक स्केल यूज़ कर रहे हैं, हटाओ व्हाट वर्नियर कैलिपर, थर्मोमीटर एंड एमीटर, हटाओ सब कुछ। एक सिंपल सा एग्जांपल और समझो। एक मीटर स्केल तुमको मैंने दिया, एक मीटर स्केल जिसका ज़ीरो मिट गया, मान लो यूज़ करते करते धुंधला हो गया, मिट गया, अब क्या करोगे? वही तुम्हारा एरर जो होगा दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसका ज़ीरो का तुमको पता नहीं, मिट गया, वो धुंधला हो गया, है ना, कहाँ गायब हो गया, होता है। बहुत यूज़ करोगे तो मार्किंग मिट से आती है, अब उसका ज़ीरो नहीं पता। तो ये सब जो एरर होंगे वो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आएंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को यूज़ दूर कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो। जो बीमारी है
सीधा उस पर प्रहार करो, अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेकर के आओ, अप टू द मार्क हो, स्टैंडर्ड हो, बढ़िया तरीके से मेजर करें। तो ये तुम्हारा एक सिस्टमेटिक एरर हुआ, रीज़न अच्छे से पता है, उसको दूर कर सकते हो। तो फर्स्ट एरर इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड एरर जो हम लोग को मिलता है इस सिस्टमेटिक एरर में, दैट इज imperfection in procedure or sometimes environmental error। imperfection in procedure और environmental error। अब ये क्या चीज़ होती है? नाम पढ़ो, सब चीज़ अपने आप समझेगी ये चीज़ है क्या। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेज़रमेंट हम लेने वाले हैं, और वो आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो उसके प्रति बड़ा सेंसिटिव है। टेम्परेचर में बदलाव होने से दिक्कत हो सकती है, प्रेशर के लिए बड़ा सेंसिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, इन सब का सीधे इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे मेजरमेंट पे। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो सब ऐसा नहीं, तो हर एक्सपेरिमेंट में हर चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आसपास की ह्यूमिडिटी का फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं, तो ओम्स लॉ में ऐसा कहते हैं कि भाई टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर प्रेशर अगर मान लो कांस्टेंट नहीं रहा तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, रिजल्ट्स मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन लेने के दौरान ये चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट विल बी चेंज्ड, क्योंकि कंडीशन ही कह रही है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर ओम्स लॉ की बात की तो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स बदलते हैं उनके वजह से जो एरर आए उसको हम कहते हैं इम्परफेक्शन प्रोसीजर या फिर द सीधा इन्वायरमेंटल एरर। आसपास का कंडीशन चेंज कर रहा है, और सपोज करो कंडीशन चेंज करने का सीधा इफेक्ट तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में पड़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, बदल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए मगर है, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए मगर है, तो इन सब से कैसे बचोगे? तो ये जो एरर आएंगे वो तुम्हारे कहलाएंगे इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, इस एग्जांपल के तौर पे इसका भी एग्जांपल तुमको बताऊं, कैलोरीमेट्री हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो कैलोरीमेट्री में कहते हैं कि एनर्जी एटमॉस्फेयर में लॉस नहीं होनी चाहिए, है ना, इन जनरल, मगर ऐसा नहीं है, लॉस होती है। तो इन सब को हम दूर कैसे करेंगे? ये सब ये सब इन्वायरमेंटल एरर है जिससे हमको बचना होगा। तो दूर कैसे करोगे? बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसा इन्वायरमेंट लाओ या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पर उसके फैक्टर्स बदलने वाले ना हो। इन्वायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको फिक्स करो। एक ऐसा इन्वायरमेंट हमको पैदा करना होगा जिसमें चीज़ें फिक्स हो। अगर ये एरर को दूर करना है तो ये एरर भी सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। रीज़न पता है कि भाई एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, फिक्स करो उसको। तो ये भी एक किस्म का एरर है जिसको हमको सिस्टमेटिक एरर में फिक्स करना होता है। तीसरा, द थर्ड एरर इन सिस्टमेटिक एरर इज पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ओके है, आसपास का एनवायरनमेंट तुमने फिक्स कर दिया, लेकिन खुद को फिक्स नहीं कर पाए, केयरलेस हो गए, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेटिंग नहीं कर पाए। बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो बिलीव करोगे, जिसमें हाई क्वालिटी की सेटिंग चाहिए होती है। ऑब्जर्वेशन रीडिंग बहुत आसान लेना, मगर इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? अगर हम सेटिंग नहीं कर पाए इंस्ट्रूमेंट की, या फिर रीडिंग लेने में हम केयरलेस हो जा रहे हैं, मार्किंग को ठीक से रीड नहीं कर पाए, 3 के बदले 4, 4 के बदले 3, हल्का फुल्का एरर हो सकता है।
तो ये चीज़ हमारा एक इंडिविजुअल केयरलेसनेस की वजह से ये एरर हो सकता है, ठीक है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ, यू कैन से, इंडिविजुअल केयरलेसनेस। सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने ही गड़बड़ कर दी, सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा केयरलेस हो गए, मेजरमेंट ठीक नहीं किया, आप खुद को मतलब लेज़ी कर लिया, बात गड़बड़ा जाएगी। तो ये जो एरर होगा पर्सनल एरर है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जो एक्टिव होंगे वो उनके, जो एक्टिव स्टूडेंट हैं, जो मेजरमेंट लेते वक्त, एक्सपेरिमेंट करते वक्त एकदम अलर्ट है, एकदम दिमाग उनका एकदम सामने है ना कि यार ये चीज़ है, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा कम रहेंगी, चांसेस कम रहेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा ढीले ढाले और लेज़ी टाइप के स्टूडेंट्स हैं, मेजरमेंट करते वक्त उनके लिए इसका प्रबल संभावना होगा कि वो लोग यहाँ पे गलती करेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता। जो लोग अलर्ट होंगे, ध्यान से एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेटिंग बढ़िया से करेंगे, चीज़ों को पहले से पढ़ के जाएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, कैसे वो इसको कंडक्ट करना है एक्सपेरिमेंट, उनके लिए ये बातें नहीं आएंगी। जो नहीं समझेंगे वहाँ पे गलती होगी। तो इसको दूर कैसे करो? फिर वही बात है, जो प्रॉब्लम है वहाँ पे हिट करो, केयरफुल बनो, चीज़ों को देखो, एक्सपेरिमेंट करने से पहले उनकी बारीकियों को पढ़ के जाओ, उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रूमेंट के सेटिंग को पढ़ के जाओ। रीडिंग लेते वक्त एकदम केयरफुल रहो, एक एक मार्किंग को पढ़ के रीडिंग लो, तो यू कैन इजिली रिमूव दिस काइंड ऑफ एरर। तो ये तीनों जो एरर तुम देख रहे हो, इन तीनों एरर को हम लोग काफ़ी हद तक बड़े आराम से, हम लोग इन सारे एरर को आराम से कैन बी मिनिमाइज्ड। इन सारे एरर को हम अच्छे से चाहें तो हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब एरर के पीछे जो सोर्स है वो हमको पता होता है। तो इन सारे एरर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टमेटिक एरर। अब इसके अलावा जो दूसरा एरर है जिसको हम कहते हैं रैंडम एरर, वहाँ पे थोड़ी सी बात बदलेगी, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर बात समझ में आ गई। जो देखते हैं रैंडम एरर क्या होता है और वहाँ पर उसको कैसे दूर करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ द सेकेंड एरर इज रैंडम एरर। नाम से ही क्लियर है, रैंडम एरर। रैंडम एरर में सबसे जो पहली बात है वो ये है कि इन एरर्स में जो भी इनके पीछे कॉज होते हैं, कॉज इज, जाहिर सी बात है, अननोन होंगे। इनके पीछे का जो रीज़न है, जो वजह है, जहाँ से ये एरर आ रहे हैं, वो बहुत क्लियरली पता नहीं होते हैं, बहुत हद तक बहुत मुश्किल होता है पता करना। तो इनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। और जाहिर सी बात है, अगर हमको इसके कॉज नहीं पता तो इनको मिनिमाइज करना भी, इनको हटाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो कैन नॉट बी easily minimized। इनको बड़ा मुश्किल तरीके से ही हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, फिर नहीं भी होते हैं कभी कभी। तो रैंडम एरर हर एक्सपेरिमेंट में ही आते हैं। रीज़न नहीं पता, कॉज नहीं पता, या कॉज बहुत कॉम्प्लेक्स रीज़न होता है, एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई कहाँ से आया। मिक्सचर ऑफ ढेर सारा रीजन्स कह सकते हो कि ये मिल करके रैंडम एरर को जन्म देता है। इसलिए इसको मिनिमाइज करना बेहद मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो टेम्परेचर बदल भी रहा है, तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चेंजेस होते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चेंजेस अगर होते हैं, यू कैन राइट डाउन इट कि वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होंगे किसी भी चीज़ में, आसपास के एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में। तुम कोई वोल्टमीटर यूज़ कर रहे हो, एमीटर यूज़ कर रहे हो, तो वोल्टेज सप्लाई में रैंडम चेंज हो गया, टेम्परेचर बहुत जल्दी बदल गया, या फिर
आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी तरीके का बहुत रैंडम कॉम्प्लेक्स बदलाव जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो इन सबको हम रैंडम एरर की कैटेगरी में डालेंगे। तो जितने भी अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होंगे, टेम्परेचर में हो या फिर किसी वोल्टेज सप्लाई में हो या कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन किस्म की चीज़ें हैं जिनको हम लोग प्रेडिक्ट ना कर सके, बस हो जाए कॉम्प्लेक्स तरीके से, तो ये सब रैंडम एरर में आता है। रैंडम एरर को समझने का जिसके पीछे कॉज बहुत ही एकदम अननोन तरीके से होता है कि पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ गई है। इसको समझने का सबसे एक अच्छा तुमको एग्जाम्पल बताऊं तो क्या होगा, ये एक मार्कर है, इसकी लेंथ को मैंने कहा कि इसकी लेंथ को मेजर करो। तुम इसकी लेंथ को 10 बार नापो, सेम इंस्ट्रूमेंट लेकर के, सेम कंडीशन में इसकी लेंथ को 10 बार नापो। हो सकता है 10 में से 5-6 बार इसकी वैल्यू डिफरेंट है, 2-3 बार सेम भी आ सकती है मगर डिफरेंट आएगी। सेम पर्सन, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम एनवायरनमेंट, मगर फिर भी लेंथ 10 बार नापा मगर सेम नहीं आ रही, क्यों? चेक कर देख लो। अब भी तुम चेक करके देखो, बहुत मुश्किल है कि सब बार सेम वैल्यू आ जाए। तो ये तुम्हारा रैंडम एरर की कैटेगरी में आएगा। तुमको मन किस लेंथ को नापो देखना, कोई भी अपने आसपास एक स्टिक हो उसकी लेंथ को नापो, देखो हो सकता है कि तुम सेम ऑब्जर्वर, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम कंडीशन, फिर भी सेम ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये जो रीज़न है कहाँ से ऐसा हुआ, क्यों हुआ, हम तो सेम ही है, सेम इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ सेम है, मगर क्यों डिफरेंट वैल्यू आ गई। बट ऐसा होता है, तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल या अननोन कॉज होते हैं इसके पीछे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर, इरेगुलर, जिसके पीछे कोई बहुत एक सिस्टमेटिक पैटर्न ना हो, दैट इज रैंडम एरर। ठीक है, इसको दूर कैसे किया जाए? बहुत सिंपल सी बात है। इसको दूर करने का सीधा सा उपाय है, यू हैव टू टेक एज मेनी ऑब्जर्वेशन एज पॉसिबल। अगर रैंडम एरर दूर करना है तो हम जितने ज़्यादा रीडिंग्स या ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ही अच्छा होगा। टेक एज मेनी ऑब्जर्वेशन एज पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी लेंथ को नापनी है, मैंने 20 बार नापा, 25 बार नापा, 50 बार नापा, उनमें से जो बहुत क्लोज वैल्यूज़ होंगी उनको मैंने ले लिया, जो बहुत दूर दूर हैं, जो बहुत डिफरेंट, उनको छोड़ दिया। क्लोज वैल्यू को लेकर के मैंने उनका एवरेज फाइंड कर लिया। तो इसके बाद क्या करना होगा, यू हैव टू टेक मीन वैल्यू ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत क्लोज हैं, नज़दीक है, उन सबको ले लो। 50 बार लेंथ इसकी नापी, जो बहुत नज़दीक ऑब्जर्वेशन थे उनको ले लिया और उन सब का एवरेज निकाल लिया। तो जो मीन वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी, दैट विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो जब तुम बहुत ढेर सा ऑब्जर्वेशन लोगे, उनमें जो बहुत नज़दीक की वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज निकालोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी लेंथ की जो सही वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके बहुत नज़दीक होगी। तो रैंडम एरर को दूर करने का मात्र यही एक उपाय है, टेक एज मेनी ऑब्जर्वेशन एज पॉसिबल। जितना अधिक तुम ऑब्जर्वेशन ले सकते हो लो और बाद में उसका एवरेज निकालो, द कमिंग रिजल्ट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, इसमें एक चीज़ तुमको और बता दूं कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर पे सीधा क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेट अस सपोज n टाइम्स, अगर हम n टाइम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो द एरर will be reduced to
1/n टाइम्स। ये सीधा सा एक रिलेशन होता है तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एरर। तुम जितनी बार ऑब्जर्वेशन लोगे, जितनी तुम टाइम्स ऑब्जर्वेशन लोगे, एरर तुम्हारा उतना ही कम होता जाएगा। रैंडम एरर की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो 10 लिया, ठीक है, एंड एरर कम्स टू बी x। हमने किसी चीज़ का 10 ऑब्जर्वेशन लिया, उसमें x एरर आता है। नाउ इफ ऑब्जर्वेशन इज 40, 4 गुना ऑब्जर्वेशन लिया तो उसका जो एरर होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। यही तुमको समझ लिया। 10 ऑब्जर्वेशन लिया, एरर अगर x है, उसका 4 गुना ऑब्जर्वेशन लोगे 40, एरर क्या हो जाएगा 1/4। तो जितना ज़्यादा तुम ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, एरर की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तुमने ऑब्जर्वेशन को 4 गुना बढ़ा दिया, 10 से 40 कर दिए, तुरंत एरर क्या होगा, x से x/4। तो ये रैंडम एरर में हम लोग कर सकते हैं। रीज़न नहीं पता, मल्टीपल रीडिंग लो, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लो, वो अपने आप एरर को कैंसिल आउट करता जाएगा। रैंडम है, इट विल बी कैंसल्ड आउट इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड योर रैंडम एरर। बात समझ में आ गई होगी। इनके अलावा एक एरर कभी कभी और आता है जिसकी हम लोग बात करते हैं, लीस्ट काउंट एरर। तो उसको भी समझते हैं क्या होता है। चलो ओके, तो कभी कभी एक और एरर की बात हम लोग करते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं थर्ड इज योर द लिस्ट काउंट एरर। अब ये लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट जैसा कि हम जानते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी करेक्ट वैल्यू मेज़र कर सकते हो वो उसका लिस्ट काउंट होता है। एक रिस्ट वॉच हम पहनते हैं तो रिस्ट वॉच से हम लोग 1 सेकेंड सबसे छोटी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं करेक्टली। तो 1 सेकेंड क्या हो गया, इस रिस्ट वॉच का लिस्ट काउंट हो गया। एक मीटर स्केल तुम यूज़ करते हो, ठीक है, तो उस पर 0.1 सेंटीमीटर तुम एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हो, तो वो उसका लिस्ट काउंट हो गया। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटी लेंथ होती है जिसको हम करेक्टली मेज़र कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है, ये हम सब जानते हैं। अब जैसे स्केल है जो हम लोग मीटर स्केल यूज़ करते हैं, उसका एक मीटर स्केल की अगर बात किया जाए तो लिस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डेसिमल के 1 पॉइंट तक हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग मेज़र किए लिस्ट काउंट के बियॉन्ड जाकर के नापे तो जाहिर सी बात उसमें एरर आना कन्फर्म है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के बियॉन्ड अगर जाकर के हम मेज़र करेंगे तो वहाँ पर भी एरर आएगा, तो उसको हम कहेंगे लिस्ट काउंट एरर। उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? जितना तुम हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो जिसका रिजोल्यूशन अच्छा हो, ठीक है, you must have in fact बेटर रिजोल्यूशन। कह सकते हो कि अगर हमारा लिस्ट काउंट एरर को अगर दूर करना है तो बेटर रिजोल्यूशन हो, एक बहुत ही बढ़िया रिजोल्यूशन या और अच्छे लोअर लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसका लिस्ट काउंट थोड़ा सा इससे बेहतर है, ये थोड़ा सा तुमको और ज़्यादा करेक्ट मेजरमेंट देगा, बट इसकी भी एक लिमिट होगी। इसके बियॉन्ड चले जाओगे तो वहाँ पर भी एरर आएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको भी हटा दिया और हमने फिर यूज़ किया स्क्रू गेज जिसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो जितना तुम इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज करते जाओगे ये तुम्हारा एरर जो है वो अपने आप कम होता जाएगा। तो लिस्ट काउंट एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर कह सकते हो, है ना। हालांकि रैंडम और सिस्टमेटिक दोनों में इसको काउंट करेंगे हम लोग। इसको रिमूव करने के लिए सिंपल सा उपाय है, जितना बेहतर प्रिसाइज
अच्छे रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो, करो। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, बहुत बेहतर रिजोल्यूशन नहीं है, तो इसका एरर आ सकता है, जिसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी किस्म का एरर है जो हमको मिलता है। तो ये 3 टाइप के एरर हमको समझने हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और तीसरा लिस्ट काउंट एरर। अब इन तीनों एरर को हम लोग अच्छे समझ चुके, इनके पीछे का रीज़न क्या होता है, किस एरर को हमको मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, ये हम बात समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एरर को हम लोग मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे। 3 टाइप के एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो चलो अब इन 3 की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ परसेंटेज एरर। देखते हैं क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर वही होता है जो शुरुआत में मैंने बताया था, किसी भी चीज़ की जो एब्सोल्यूट एरर है वो उसके ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू के बीच का एक डिफरेंस होता है। किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू जो हमको पहले से पता होगी, नहीं पता होगा उसका भी जुगाड़ है, और जो मेजर वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू है, इनके बीच का जो डिफरेंस लिखा है, माइनस नहीं, ट्रू वैल्यू बड़ी हो सकती है, कभी कभी ऑब्जर्वेशन वैल्यू बड़ी हो सकती है, जो बड़ी हो जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, डिफरेंस कितना है, यही चीज़ कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेजर्ड वैल्यूज आर, मान लो किसी चीज़ की, किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजर्ड वैल्यूज मुझको पता है, A1, A2, A3, A4 अप टू, मैंने n ऑब्जर्वेशन ली। n ऑब्जर्वेशन में हमें अलग अलग वैल्यू पता चलती है। फिर वही बात जो तुमको शुरुआत में मैंने बताया, ये सारी मेजर्ड वैल्यू है। इस मार्कर की तुम लेंथ को 10 बार नापा, हर बार अलग अलग लेंथ आ रही है, इनमें सही कौन है, क्या गलत है तो कितना गलत है, कैसे मेजर करोगे, तो घूम फिर के उसी बात आ गई, ट्रू वैल्यू। ये तो मेजर्ड वैल्यू है ना, ये कितना सही है कितना एरर है कैसे पता चलेगा, जब तक कि हमको ट्रू वैल्यू ना पता हो। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, वो ध्यान से बात समझना, एकदम बेसिक सा बता रहा हूँ होता क्या। ये सब जो मेजर्ड वैल्यू है, इनमें कितना एरर है हम तब तक नहीं पता कर सकते जब तक हमको ट्रू वैल्यू ना पता हो कि ट्रू वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहली कंडीशन, हो सकता है तुमको ट्रू वैल्यू दिया गया हो पहले से, जैसे इस मार्कर की तुमको लेंथ मैंने नापने को बोला कि नाप के बताओ, लेकिन बताने के पहले तुमको ये बोलने के पहले कि नापो, तुमको मैंने इसकी ट्रू लेंथ बता दी कि देखो इसकी ट्रू लेंथ यार 10 सेंटीमीटर है, तुम इसको नाप के बताओ, ट्रू लेंथ 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो या तो तुमको कोई सोर्स, कोई जरिया, कोई चीज़ पहले से बता दे कि भैया तुम जिसको मेज़र करने जा रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू इतनी है। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम में नहीं पता होता। कैसे पता, आखिर ट्रू वैल्यू मैं अगर बोलूँगा तो भी नाप के ही ना बोलूँगा कि ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू भी नाप ही के नहीं बताया जाएगा। तो बहुत रेयर होता है किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू हमको मेजरमेंट से पहले पता हो, कभी कभी नहीं पता होता। तो कैसे पता करोगे कि इसमें कितना एरर है, तुमको ट्रू, तो तुम नाप के तो बैठ गए, 10 बार आ गया, लेकिन एरर कितना है, सही में कितनी वैल्यू थी, कैसे पता करोगे जो A1 है उसमें एरर है भी या नहीं है, कितना तो बात हो, शायद वो सही वैल्यू हो या शायद A1 ट्रू वैल्यू के बराबर ही हो जाए, एरर उसमें हो ही ना, कैसे पता करें। तो ये सब मीनिंगलेस हो जाएगा जब तक तुमको ट्रू वैल्यू ना पता। तो सबसे पहला काम, या तो ट्रू वैल्यू पता हो, कोई बता दे कैसे भी करके,
तो ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे। और अगर नहीं पता, जो कि ज़्यादातर केस में होता है, नहीं पता होता, तो वहाँ पे हम करते क्या है, जितने भी मेजर्ड ऑब्जर्व वैल्यू हैं इन सब की एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, उसी को ट्रू वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। ऐसा ये मेरा कहना नहीं है, ये ऐसा करते ही हैं, ऐसा ही होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं मीन वैल्यू फाइंड करूं तो कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट प्लस AN डिवाइड बाई n कर दिया। तो ये जो मीन वैल्यू होगी, इसी वैल्यू को हम लोग अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जो मेजर्ड वैल्यू है इनका एवरेज निकाल लो, यही ट्रू वैल्यू होगी। अब इसी को हम लोग मान करके ये सारे एरर फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या कह रहा हूँ? या तो पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो सबका एवरेज ले लो, वही को ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। ठीक है, चलो। नाउ देयरफॉर एरर्स इन ऑब्जर्वेशन, चलो हम लोग अब अपने ऑब्जर्वेशन में एरर फाइंड करते हैं। सपोज डेल्टा A1, पहले मेजरमेंट में कितना एरर है, दैट इज डेल्टा A1। तो मीन वैल्यू जिसको हम ट्रू वैल्यू मान लिए हैं, उसका पहले वैल्यू के साथ डिफरेंस। ठीक है, मीन वैल्यू का पहले मेजर्ड वैल्यू के साथ डिफरेंस, दैट इज फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली डेल्टा A2 विल बी A मीन डिफरेंस A2, डेल्टा A3 A मीन डिफरेंस A3 एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 मान लो करते करते हम लोग बहुत ढेर सारे वैल्यूज तक पहुंच गए, और लास्ट में डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन डिफरेंस A। तो हमने क्या किया कि इनका जो मीन वैल्यू था उसको ट्रू वैल्यू मान लिया, और उसके हिसाब से सारे ऑब्जर्वेशन का मैंने एरर फाइंड कर लिया। तो ये जो एरर तुम्हारा आया डेल्टा A1 डेल्टा A2, यही तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। अब यहाँ भी n एब्सोल्यूट एरर है, तो एक एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, उसका एवरेज लोगे। तो विल राइट मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू कैसे निकालोगे? अच्छा बताओ, यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं तो कभी कभी ये बड़ा होगा, कभी कभी ये बड़ा होगा, तो हो सकता है कि डिफरेंस ले पर नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, साइन नहीं। बस एरर कितना है वो चाहिए, ज़्यादा है कम है डज नॉट मैटर। ठीक है, आई रिपीट, इन सारी वैल्यूज़ का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, साइन नहीं। ठीक है, तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? दैट इज आई विल राइट डेल्टा A मीन। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। क्या करोगे? जितने एब्सोल्यूट एरर हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, इन सब को मैंने ऐड कर दिया और डिवाइड बाई n कर दिया। तो ये जो तुम्हारा आया है मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसी को हमको यूज़ करना है, यही हम लोग यूज़ करेंगे इन फर्दर कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं किसी भी मेजरमेंट में। इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई भी मेजरमेंट तुम्हारा, कोई भी अगर तुम मेजरमेंट लोगे, एनी मेजर्ड वैल्यू विल बी A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। कोई भी मेजर्ड वैल्यू इसी रेंज में हमको मिलेगी।
जो ए का एवरेज वैल्यू है या तो डेल्टा है उससे ज़्यादा होगा या तो डेल्टा है उससे कम होगा। कोई भी मेजरमेंट इससे बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको तरीके से समझ सकते हो कि जो ए की वैल्यू होगी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन एंड लेस देन इक्वल टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। मतलब क्या हुआ, कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो तुम्हारा ट्रू वैल्यू है और जो एरर है उसके बीच का डिफरेंस, और जो ट्रू वैल्यू है और जो एरर है उसका प्लस, इनसे कभी कम नहीं होगा, इससे कभी ज़्यादा नहीं। तो ये जो तुम्हारा मीन है, ये जो डेल्टा ए मीन है, वही हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। और कोई भी मेजर्ड वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है या तो उसमें से एरर माइनस कर दो, या ट्रू वैल्यू है उसमें एरर ऐड कर दो। या तो ट्रू वैल्यू से उतना कम मिलेगा या तो ट्रू से उतना क्या हो। एरर मतलब क्या होता है, एरर मतलब कि ट्रू वैल्यू से या तो कम या तो ज़्यादा, वही लिखा है। ट्रू वैल्यू से या तो कम नापोगे या ट्रू से ज़्यादा, यही तुम्हारा एरर की कहानी है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर। अब इसी के बेस पर निकालेंगे रिलेटिव और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसे कॉपी करो, चलते हैं फिर हम लोग बाकी दो को भी देखते हैं क्या होता है। जल्दी चलो अब बात करते हैं कि रिलेटिव और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। सपोज दैट मेरे पास ट्रू वैल्यू है, दैट इज ए मीन। ठीक है, दैट इज ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर, और यू कैन से मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट को एक तो होता नहीं है, बहुत ढेर सारे ऑब्जर्वेशन लेकर के हम उसका एवरेज फाइंड करते हैं। तो विल राइट मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हम लोगों ने कितना निकाला अभी, दैट इज डेल्टा ए मीन। ठीक है, देयरफॉर द रिलेटिव एरर इज द एब्सोल्यूट एरर दैट इज मीन और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दैट्स इट। इसको मैं लिखना चाहूँ तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है और जो ट्रू वैल्यू होती है, इनका जो रेशो होगा इसी को बोलते हो रिलेटिव एरर। अब यहाँ लिखा है मैंने एब्सोल्यूट एरर, ये हमेशा ये मीन वैल्यू लेकर के आएगा। यहाँ लिखा है ट्रू वैल्यू, ये भी हमेशा मीन लेकर के आएगा। तो जो एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, इनका रेशो को ही कहते हो द रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज एरर निकालना है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड परसेंटेज एरर, तो जो भी तुम्हारा रिलेटिव एरर है उसमें बस तुम ही क्या करना होगा, 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, दैट्स इट। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज परसेंटेज एरर। यही हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि यही चीज़ ही हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। बहुत कम तुमको मिलेगा कि एब्सोल्यूट या रिलेटिव एरर की बात होगी। जहाँ तक तुम्हारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या होगा, फ्रॉम द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एरर और ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज एरर। लेकिन सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, एब्सोल्यूट एरर जो आएगा उसकी मीन वैल्यू, और ट्रू वैल्यू अगर पता है तो ठीक, नहीं तो अपने ऑब्जर्वेशन की जो मीन वैल्यू आएगी वही ट्रू वैल्यू हो जाएगी। उसके आधार पे फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो, फिर बातचीत करते हैं। फिर ओके फाइन। तो अब हम लोग यहाँ पे आज की क्लास को स्टॉप करेंगे।
अब हम लोग आज का जो क्लास था बहुत बेसिक था, जिसमें उनको एक आइडिया देना था कि एरर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, इनको रिमूव या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन क्यों निकालते हैं, ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए था। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो टू द पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे एग्जैक्टली ऑन द क्वेश्चंस कि एरर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन में एरर कैसे फाइंड करेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक इसको अच्छे से एक बार दो बार अच्छे से देख लो, जो डाउट्स हो उनको क्लियर कर लो, राइट डाउन ऑन अ नोट, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्सेस को बताना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे एग्जैक्टली उन प्रॉब्लम्स पे हिट करेंगे जहाँ पर भी तुम्हें दिक्कत है। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एरर्स को पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर सब न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड फिर ढेर सारा क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सर।